हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर का सेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें भारतीय राजनीतिक विचारक वाले सीरीज में हम बात कर रहे थे स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी, माफ करना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी पर हमारा सेशन हुआ था, लास्ट सेशन। और आज इस सेशन में दोस्तों हम गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके विभिन्न प्रकार के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार के विचारों पर एक छोटा सा सेशन होगा दोस्तों। मात्र 14 प्रश्नों के माध्यम से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सभी प्रश्नों को डिटेल में समझने का भी प्रयास करेंगे कि जिससे आपके एग्जाम के लिए ये सेशन हेल्पफुल हो सके और आगे जो होने वाली सेशन है फुल डिटेल वाले, उनमें भी आपको ये सहयोग प्रदान कर सके। चलिए दोस्तों, लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है। इससे पहले दोस्तों हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं इसी सीरीज के। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट देखिए। इसकी प्लेलिस्ट में आपको सभी सेशन कंटिन्यू मिल जाएंगे। जैसा कि हम प्रत्येक लेक्चर में करते हैं दोस्तों, मैं साइड में हो जाता हूं और आप लोग इस वीडियो को रोक करके इन प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए। मात्र 14 प्रश्नों पर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। प्रश्नों को पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक करके प्रश्नों को पढ़ लीजिए दोस्तों। अगली स्लाइड भी आपके सामने ये रही। ये कुल 14 प्रश्न है, इनको आपने, चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों ने प्रश्न पढ़ लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। और टॉपिक में दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, 14 प्रश्नों पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। और छोटा सा सेशन है, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा और एकदम स्मूथली चलने वाला सेशन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों ये। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की थी दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। 12 जून 1988 को, 12 जून 1988 को इस संस्था की स्थापना की थी, भारत सेवक समाज। इसका नाम याद रखना जरूरी है दोस्तों। नाम, एक बार डेट अगर याद नहीं भी रहती है ना तो भी चलेगा, लेकिन नाम को तो कंपलसरी नाम याद रखना ही रखना है। क्योंकि जो ये विद्वान रहे हैं जिन्होंने इन संस्था की स्थापना की, संस्था की स्थापना करने के बाद में जितने भी इन्होंने कार्य किए हैं, वो सारे कार्य इस संस्था के माध्यम से ही किए हैं। इंडिविजुअल तरीके से नहीं, बल्कि संस्था बनाकर संस्था के माध्यम से कार्य किए इन्होंने। तो गोखले जी ने कौन सी संस्था की स्थापना की दोस्तों? भारत सेवक समाज की स्थापना की है। कब की? 12 जून 1988 को की है। और शॉर्ट में इस संस्था का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस संस्था का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की जो भावना है उसको मजबूत करना। अच्छा, अब इन्होंने अपनी संस्था का उद्देश्य, इस लक्ष्य, क्यों लक्ष्य रखा कि राष्ट्रीय भावना को बढ़ाना, इस प्रकार का लक्ष्य क्यों रखा होगा? सोचिए आप लोग। दोस्तों, जब ब्रिटिश काल था, जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो उसमें गलती अंग्रेजों की या राजा महाराजाओं की ही नहीं थी, बल्कि गलती लगभग सभी की थी, हमारी भी थी। कारण कि उस समय जब ब्रिटिश ने, अर्थात इंग्लैंड ने भारत पर अधिकार किया था, उस समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, है ना। अखंड भारत जैसी सोच ही नहीं थी उस समय। तो जब अखंड भारत जैसी कोई स्थिति थी ही नहीं, भारत में छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो उस समय दोस्तों राष्ट्रीय भावना जैसी कोई भावना किसी जनता के अंदर थी ही नहीं। तो इस प्रकार की, जब तक इस प्रकार की भावना का उदय जनता में नहीं होगा, तब तक बताइए क्या किसी भी प्रकार की क्रांति लाई जा सकती है? क्या अंग्रेजों से आजादी पाई जा सकती थी? जनता एकजुट कैसे होगी? या तो आर्थिक आधारों पर होगी, या तो उनसे बोल दीजिए भाई वहां पर हजार रुपए बट रहे हैं, सब लोग चलिए इकट्ठे, तो बिना बुलाए सब इकट्ठे होकर आ जाएंगे, है ना। ये हमारे देश की वास्तविकता है दोस्तों। हमारे देश की आज जो समाज है ना, वो समाज की वास्तविकता है। जैसे कि लाडली बहन योजना अभी अभी, है ना, लागू हुई है मध्य प्रदेश में। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि कुछ ना कुछ एक लक्ष्य चाहिए, एक ध्येय चाहिए, एक उद्देश्य चाहिए जनता को इकट्ठा करने के लिए। तो सबसे सस्ता और सुंदर जो लक्ष्य रहा था वो रहा दोस्तों कि देश के लिए प्रेम, देशभक्ति जनता में जगा दीजिए। जब देशभक्ति की बात आएगी तो सब जनता एक साथ एकजुट हो लेगी। तो इसी देशभक्ति की भावना को जगाने के कारण ही दोस्तों इन्होंने, गोखले साहब ने जो है, भारत सेवक समाज की स्थापना करके और उसका एक लक्ष्य बनाया राष्ट्रीय भावना जागृत करना, या राष्ट्रीय भावना को लोगों में मजबूत करना।
क्लियर है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, और डिटेल में समझ लेते हैं इसके लक्ष्यों को, क्योंकि चूंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, और इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है भाई, क्योंकि गोखले साहब के विचारों को पढ़ रहे हैं तो गोखले साहब ने किस एकेडमी की स्थापना की थी तो उसको भी तो समझना पड़ेगा ना पहले, गोखले द्वारा स्थापित संस्था और उसके उद्देश्य, ठीक है ना। तो भारत सेवक समाज जो संस्था थी उनके उद्देश्य क्या है, तो एक एक करके कुछ उद्देश्य देख लीजिए। पहला उद्देश्य यहां पर है दोस्तों कि उस समय वो जो राजनीति चल रही थी उस राजनीति का शुद्धिकरण करना चाहते थे। किस प्रकार से, कि राजनीति में धर्म और नैतिकता को लाना चाहते थे, कि अगर ये इनका मानना था कि अगर राजनीति में धर्म और नैतिकता आ जाती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की भावना और मजबूत होगी, राष्ट्र प्रेम की भावना और बढ़ेगी, और जो हमारे देश की परिस्थिति है इसमें कई गुना जो है विकास या प्रगति की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, राजनीति और धर्म कभी साथ साथ चल ही नहीं सकते, या राजनीति और नैतिकता कभी साथ साथ चल सकती है क्या। राजनीति में अगर मान ली नैतिकता आ गई तो नेता लोग कहाँ जाएंगे भाई, जो अनैतिक, ठीक है ना। तो इसलिए इनका पहला उद्देश्य था इस संस्था का कि राजनीति का शुद्धिकरण करके उसमें धर्म और नैतिकता का प्रवेश कराया जाए। दूसरा उद्देश्य था राष्ट्र भक्तों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जाए जो धार्मिक भावना से और संवैधानिक साधनों के माध्यम से अपना कार्य करे, देश को स्वतंत्रता दिलवाए। क्लियर है। एक युवा पीढ़ी की स्थापना करना, युवा पीढ़ी राष्ट्र भक्ति से पूरी तरह से लिप्त हो। दूसरी चीज, धन के लोभ से, धन की लिप्सा से दूर रहकर त्याग, धैर्य, आस्था पूर्वक सार्वजनिक जीवन के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार हो। सार्वजनिक कष्टों को सहन करने का अर्थ यह है कि सार्वजनिक कार्यों में अधिकतम रूप से भाग ले, सभी लोगों के दुखों को अपना दुख समझ करके जिए, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ बड़े बड़े उद्देश्य इस संस्था के थे, भारत सेवक समाज के। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर अब मूव करेंगे। अगला प्रश्न नंबर 3 है, यहां पर आ जाओ भाई जल्दी। गोखले के सामाजिक विचार क्या है, सामाजिक विचारों पर बात करनी है। तो सामाजिक विचारों में दोस्तों जैसे कि अन्य विचारकों के भी विचार रहे हैं। कौन से, सबसे पहला विचार तो सभी का यही रहा है कि समाज की जो कुरीतियां हैं, जो परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, माफ करना परंपराएं नहीं बल्कि रूढ़िवादी परंपराएं, जो कुरीतियां हैं जिनका समाज में होना उचित नहीं है, ऐसी कुरीतियों को समाज से उखाड़ के फेंक दिया जाए, तो उनका विरोध करना। दूसरा है दलित जातियों की जो स्थिति खराब थी उस समय में, उनका किसी भी प्रकार से उनका विकास करे, उनका उत्थान करने पर इन्होंने जबरदस्त इस पर जोर दिया। तीसरा है जातिगत और नस्ल के आधार पर जो भेदभाव चल रहा था, उस नस्ल और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का इनका प्रयास था। तो ये 3 प्रमुख बिंदु है सामाजिक विचारों के अंतर्गत। क्लियर है। अगले में बात करेंगे दोस्तों आर्थिक विचार क्या थे इनके। आर्थिक विचार क्या थे, तो आर्थिक विचार में भाई अब देश कैसे प्रगति करेगा, है ना, देश कैसे प्रगति करेगा, भारत की जो जनता है, जनता की स्थिति में कैसे सुधार आएगा, इसी पर बात करेंगे। तो पहला उन्होंने सलाह दी सरकार को कि साहब आप जो सैनिकों पर जो खर्च कर रहे हो ना, उस खर्च को थोड़ा कम कीजिए, और वहां से जो पैसा बचेगा वो देश के विकास के लिए, जनता के बीच में लगाइए, जनता के डेवलपमेंट के लिए लगाइए। जब चूंकि सेना पर हालांकि उस समय में भी और आज भी सेना पर बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया जाता है, और ये अमाउंट दोस्तों पूरी तरह से निरर्थक रहता है, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर विश्व शांति कायम हो जाती है, उस पूरा विश्व मिलकर के अगर सेना का निरस्त्रीकरण करे, या कहें कि उसको मिनिमाइज करना भी चालू कर देना, तो दोस्तों इतनी इनकम बचती है यहां से कि देश का विकास आसानी से हो जाए। सभी देशों में बहुत सारे देश दोस्तों ऐसे हैं, भारत की बात ना भी करें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके अंदर गरीबी व्याप्त है, लेकिन उनकी सैनिक शक्ति बहुत ज्यादा पर्याप्त है, या कहें कि बहुत शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि वो सेना पर इतना खर्च कर देते हैं कि जनता भूखमरी से मर जाती है ना। तो यहां पर कहने का वही प्रयास किया है कि सेना पर जो व्यय हो रहा है उसमें कमी की जाए, पहला इनकी राय थी। दूसरा, जनता पर जो कर का बोझ है, जो टैक्स जो आप बहुत भयानक तरीके से ले रहे हो ना, उसको कम कर दीजिए। और जो आपने मुक्त व्यापार की नीति को अपना रखा है,
अपने बालों के लिए मुक्त व्यापार, आओ भाई व्यापार करो और जाओ, आपसे कोई लेन देन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। टैक्स देने के लिए भारत की जनता है ना, उनकी खाल खींच के ले लेंगे। तो इस प्रकार की नीति अपनाई जाती थी, तो उसका ये विरोध करते थे। इसके अलावा साख सहकारी समितियों की स्थापना पर ये जोर देते थे। इनका स्पष्ट मानना था कि साख सहकारी संस्थाएं ही वो एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम भारतीय समाज का विकास कर सकते हैं। क्लियर हुआ है ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी मिटाने के लिए गोखले द्वारा 2 सुझाव बताइए। गोखले जी ने कौन से 2 सुझाव दिए थे भारत में गरीबी मिटाने के लिए? तो पहला तो एक ही मान लीजिए, साख सहकारी या कोई सी भी सहकारी समितियों की स्थापना करना। वही सहकारी समितियों के माध्यम से यहाँ पर भारत में गरीबी मिटाई जा सकती है। और दूसरा, कर कम कर दीजिए ना। जब अगर आप टैक्स कम कर देंगे, टैक्स की दर कम कर देंगे जनता से, तो उसकी संभवतः उसकी आय से जो बचतें होती है वो थोड़ी बचत होगी उसकी, तो अपना उसका अपना जीवन यापन सुधार लेगा वो, है ना। जब जीवन यापन सुधरेगा तो आर्थिक रूप से भी उसकी प्रगति होगी ही होगी, विकास होगा ही। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के प्रति गोखले का दृष्टिकोण क्या था। यह बड़ा हास्यप्रद बात है यहाँ पर कि देखिए, हालांकि ऐसा नहीं है, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति जो है, आज वर्तमान की अगर बात करें दोस्तों, वर्तमान समाज की बात करें, तो आज हर व्यक्ति जो है एक मुखौटा पहनकर चलता है। मुखौटा पहनने का मतलब क्या हुआ कि दिखाना कुछ और चाहता है और वास्तविक रूप से वो है कुछ और। ये हमारी वर्तमान समाज की हकीकत है। हर कोई मुखौटा पहनकर चलता है। तो संभवतः ये मुखौटा आज व्यक्ति अपनी आदत से मजबूर होकर पहन रहा है, या आर्थिक लाभ के लिए पहन रहा है, या किसी न किसी कारण से पहनेगा जिससे उसको कोई लाभ होगा, उसका हित होगा। लेकिन उस समय में भी कुछ विद्वानों को भी मुखौटा पहनना पड़ता था, स्वयं के हित के लिए ना होकर के, बल्कि जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए। जैसे कि अब यहाँ गोखले साहब की अगर जब बात करें, तो इनने भी एक मुखौटा पहन रखा था। ये कार्य तो ऐसे करते थे जिससे जनता में जागृति आए। ये बात करते थे देश को स्वतंत्र कराने की, किससे? अंग्रेजों से। ठीक है। और दूसरे पक्ष में जब अंग्रेजों के सामने बैठते थे तो अंग्रेजों की तारीफ करते थे। अंग्रेज सरकार के सामने बोलते थे कि नहीं साहब, आपकी सरकार का भारत में बना रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भाई आपके द्वारा ही हमारा विकास हो सकता है, अन्यथा हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। जैसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में पहले बटे हुए थे, आपस में लड़ते थे, वैसे ही आज भी लड़ते रहेंगे, हजारों साल तक लड़ते रहेंगे, यही हमारे साथ चलता रहेगा। लेकिन आपके द्वारा हम विकास कर सकते, तो ऐसा बोलना था उनका, है ना। तो यही विचार आपको एग्जाम में भी पुट करने हैं भाई, है ना। यही विचार पुट करने, मुखौटा वाले एग्जाम्पल ही पुट करने हैं आपको। ठीक है। तो मुखौटा पहनकर क्या बोलते थे ये, कि ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में उनका अड़िग विश्वास था। ब्रिटिश शासन जो है भारतीय जनता के साथ में सटीक न्याय प्रदान करती थी, न्यायप्रियता बहुत ज्यादा थी इनकी। इसके अलावा ब्रिटिश शासन की लोकतंत्रीय संस्थाओं, जबकि ब्रिटिश शासन के पास शायद ऐसी कोई संस्था हो जो लोकतंत्रीय हो। लोकतंत्री का मतलब होता है जनता का उसमें भाग लेना, भारतीय जनता का उसमें कोई भाग नहीं था, याद रखिएगा, है ना। लेकिन फिर भी बोलते थे ये कि जो आपकी लोकतंत्रीय संस्थाएं हैं वो, और आपकी जो शिक्षण पद्धति है उससे मैं बहुत प्रभावित हूं, आपका यहाँ बना रहना बहुत जरूरी है। तो वे भारत की प्रगति के लिए ब्रिटिश शासन को आवश्यक मानते थे। ठीक है ना। अब चूंकि अंग्रेज तो अंग्रेज ठहरे भाई, है ना। अब डायरेक्टली अगर कोई सामने आपकी तारीफ करेगा तो आप उसे कुछ गलत तो बोल नहीं पाओगे, मुंह पर आप उसकी आलोचना तो कर नहीं पाओगे। लेकिन चूंकि आपको पता है कि ये व्यक्ति बस खाली बोल रहा है, चूंकि सामने बैठा है इसलिए बोल रहा है, लेकिन उसको आपको हकीकत पता उसकी क्या है, तो वही हकीकत में ब्रिटिश सरकार जो है गोखले साहब की आलोचना भी करती थी और कहती थी कि ये ना, ये एक जो है गुप्त या कहेगी छुपा हुआ, एक अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, छुपा हुआ राजद्रोही है ये। तो ब्रिटिश सरकार गोखले साहब के लिए क्या शब्द यूज करती थी दोस्तों आलोचना में? ये छुपा हुआ राजद्रोही है। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा। दोस्तों थोड़ा सा टर्म में इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत एक टर्मिनोलॉजी वाला क्वेश्चन आया है। राजनीतिक वसीयतनामा क्या है? ये राजनीतिक वसीयतनामा, तो राजनीतिक वसीयतनामा का मतलब सिंपल सा ये है कि इसका संबंध जो है दोस्तों संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों से था। अब समझिए इसको अच्छे से। इनके समय में जब ब्रिटिश शासन लागू था भारत में, तो पूरी शासन व्यवस्था 2 भागों में बटी हुई थी।
एक प्रांतीय शासन व्यवस्था में और एक केंद्रीय शासन व्यवस्था में, ठीक है ना। तो एक केंद्रीय शासन व्यवस्था में जिसमें गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो आपका ना वायसराय हुआ करता था, ठीक है। और फिर उस पूरे केंद्र को, जैसे कि आज हमारी केंद्र सरकार है, संसद है, उसके बाद में जो फिर अलग राज्य है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीस, इस प्रकार से जितने भी हमारे राज्य हैं, इसी प्रकार से उस समय केंद्र प्रांत हुआ करते थे, ठीक है ना। तो प्रांत और केंद्र दो में बटा हुआ था। तो ये गोखले साहब बोलते थे कि राजनीतिक वसीयतनामा, जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है वो किया है कि प्रांतीय जो शासन व्यवस्था है उसमें संवैधानिक रूप से सुधार हो, संवैधानिक रूप से सुधार हो और प्रशासनिक रूप से भी सुधार होना चाहिए। किसमें? प्रांतीय शासन, हालांकि केंद्र और प्रांतीय दोनों शासन व्यवस्था में। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था में संवैधानिक और जो है प्रशासनिक सुधार को ही यहां पर वसीयतनामा कहा गया है, ठीक। अब शासन व्यवस्थाएं दो भागों में बटी हुई थी, प्रांतीय और केंद्रीय, प्रांतीय और केंद्रीय शासन व्यवस्था, ठीक है। अब इसके भी दो पक्ष थे भाई, दो ही पक्ष होंगे ना, एक ब्रिटिश सरकार होगी और एक भारतीय जनता होगी, एक ब्रिटिश सरकार होगी और एक भारतीय जनता होगी। अब यहां पर इनके विचार देखिए, ये कहना ये चाहते थे, इनकी जो डिमांड थी वसीयतनामा के द्वारा, उसका वसीयतनामा में स्पष्ट उनका एक उद्देश्य था। उनका कहना यह था कि साहब देखिए, आप केंद्र में आप खुद राज कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरे देश को आप संचालित कीजिए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन चूंकि हमें प्रांतों में तो जगह दो भाई, राज्य की जो सरकारें हैं उसमें तो हमें जगह दो। तो भारत की जनता का प्रांतीय सरकार में अधिकाधिक प्रवेश चाहते थे ये, और सिर्फ प्रवेश ही नहीं बल्कि प्रांतों की स्वायत्ता चाहते थे ये, प्रांतों की स्वायत्ता चाहते थे, प्रांतों को स्वतंत्र करना चाहते थे। इनका स्पष्ट मानना यह था कि साहब प्रांतों को हमारे हवाले कर दीजिए, आप भारत की जनता पर शासन मत कीजिए, आप प्रांतों पर मतलब हमारे ऊपर शासन कीजिए, हम प्रांतों की सरकार हम बनाएंगे, आप हमारे ऊपर शासन कीजिए, आप केंद्र में बैठिए, ये डिमांड थी। और इसी प्रकार की डिमांड से जो ये प्रांतों में अगर ये शासन बना लेंगे, अंग्रेज सरकार बेवकूफ तो थी नहीं, वो भी समझते थे कि अगर प्रांतों में इनकी सरकार आ जाएगी तो क्या हमें केंद्र में टिकने देंगे, ये लोग नहीं टिकने देंगे, है ना, फट से भगा देंगे। तो वो भी इतने समझदार थे, और इसी कारण से तो उन्होंने क्या कहा था, छुपा हुआ राजद्रोही, ये शब्द इस्तेमाल करते थे। क्लियर है? तो बस यहां पर इतना याद रखना है आपको कि राजनीतिक जो वसीयतनामा था, राजनीतिक वसीयतनामा में केंद्रीय और प्रांतीय अर्थात शासन व्यवस्था में ये संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार करना चाहते थे, और इन सुधारों के अंतर्गत वो प्रांतीय स्वतंत्रता चाहते थे, प्रांतीय स्वायत्ता चाहते थे कि प्रांतों में भारतीय जनता का शासन हो, भारत का शासन। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, वसीयतनामा से संबंधित है। तो वसीयतनामा का जो अंतिम उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों? तो प्रांतीय स्वायत्ता अर्थात प्रांतों की स्वतंत्रता। क्लियर है? ये अब याद देखिए, डायरेक्ट केंद्र की तो बोल नहीं सकते कि नहीं आप तो हट ही जाइए, बस केंद्र को ही हमारे हवाले कर दीजिए। भाई ये केंद्र को आपके हवाले कर देंगे तो उनके पास बचेगा क्या, है ना। इसलिए धीरे धीरे ये आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो धीरे धीरे बोल रहे थे पहले प्रांतों को तो ऊपर तो अपना अधिकार जमाए, जब प्रांतों पे अधिकार हो जाएगा तो उसके बाद धीरे से केंद्र में पहुंच जाएंगे। और आखिरी में हुआ यही, हालांकि प्रांतों पे अधिकार करने से पहले ही उनको आउट कर दिया था, वो एक अलग बात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, गोखले के संवैधानिक तरीके कौन कौन से थे? संवैधानिक, अब चूंकि आप जानते हैं कि गोखले साहब ने कुछ संवैधानिक तरीकों को अपनाया था अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। तो संवैधानिक तरीके कौन से होंगे भाई? कानूनी तरीके जो विधि के अंतर्गत आए, विधि के शासन के अंतर्गत आए, है ना, कानून के दायरे में रह करके अपनी मांगों को पूरा करवाना ही संवैधानिक साधन कहलाता है। ठीक है ना। तो संवैधानिक कौन कौन से होंगे दोस्तों? एक होंगे इनका याचिका प्रस्तुत करना, याचिका प्रस्तुत करना, अपनी मांग को मनवाने के लिए जो प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा प्रस्ताव पारित करवाना। जैसे जैसे कि कुछ प्रतिनिधि ये खुद चुनाव में खड़े करते थे, और जब इनके प्रतिनिधि जीत जाते थे तो उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित करवाते थे। इसके अलावा सरकार से डायरेक्टली बात करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजना, या उस प्रतिनिधि मंडल में इनका स्वयं जाना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों इनका ये संवैधानिक साधन हुआ करते थे, जिसके माध्यम से ये अपनी मांगों को पूरा करवाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के संबंध में इन्होंने क्या कहा। अब देखिए दोस्तों, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना, आपको एकदम ये क्लियर होना चाहिए कि केंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है।
राजनीति को छोड़िए, अन्य पर जाइए। आप कुछ भी किसी का भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि कुछ भी आपकी जो मान ले कि 10-15 पेन है, उनको फेंक दिया चारों तरफ, पूरे रूम में बिखेर दिया, ठीक है ना। अब उन सभी बिखेर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेन उधर पड़ा हुआ, एक पेन इधर, पूरे चारों तरफ बिखरे हुए, तो हमने उसको विकेंद्रीकृत कर दिया। विकेंद्रीकृत, विकेंद्री, तो जो केंद्र था, जो पूरा हाथ में थे, पूरे केंद्र में था, उस केंद्र से हटाकर चारों तरफ बिखेर दिया, उसको हम बोलेंगे विकेंद्रीकृत। और केंद्रीकृत मतलब जो चारों तरफ फैले हुए हैं उनको सबको इकट्ठा करके और एक केंद्र में लेकर आ जाना, उसको बोलेंगे हम केंद्रीकृत, मतलब इकट्ठा। पर इस एक साधारण एग्जांपल के साथ में इस चीज को याद रखना, और अब इसको ना अच्छे से समझने का प्रयास करना। शक्ति का केंद्रीकरण क्या होगा? शक्ति का केंद्रीकरण की सारी शक्तियां एक ही जगह इकट्ठी हो जाना। और शक्तियों का विकेंद्रीकरण क्या होगा दोस्तों? शक्तियों को चारों तरफ बांट देना, सब लोगों में बांट देना, ठीक है। तो लोकतंत्र वाली सरकार में क्या होता है? शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण होता है। तो दोस्तों जहां लोकतंत्र होता है वहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, कि कुछ अधिकार राज्य की सरकारों को दिए जाते हैं, कुछ अधिकार स्थानीय सरकारों को दिए जाते हैं, मतलब सभी संस्थाओं को थोड़े थोड़े अधिकार बांट दिए जाते हैं, सारे अधिकार किसी एक के पास में नहीं, ठीक है। लेकिन जब केंद्रीकृत सरकार होती है तो वहां पर एक ही व्यक्ति के पास में सारे अधिकार होते हैं, क्लियर है ना। तो यहां पर अब देखिए, गोखले द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के संबंध में कुछ सुझाव। विकेंद्रीकरण, ये अंग्रेजों को बोल रहे हैं कि साहब जो सत्ता आपके पास में है ना केंद्रीकृत के रूप में, उसका विकेंद्रीकरण कर दीजिए, ठीक है ना। उसको जो सत्ता है, सत्ता को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दीजिए, प्रांतों में शासन व्यवस्था दीजिए, उनको अधिकार दीजिए। इसके अलावा स्थानीय सरकारें बना दीजिए, आप स्थानीय सुशासन दे दीजिए, आप उनमें जनता, भारत की जनता का प्रवेश दे दीजिए। तो ये थे इनके विचार, काय के? विकेंद्रीकरण करने के, सत्ता का विकेंद्रीकरण के। तो देखिए दो सुझाव है। तो प्रांत में जो विधान परिषदें हैं, प्रांत की जो विधान परिषदें हैं, जैसे कि आज हमारी विधानसभाएं होती है प्रांतों में, जैसे वहां पर उस समय प्रांतीय विधान परिषद होती थी। तो विधान परिषदों के आकार को बढ़ाइए, उसमें भारत की जनता का प्रवेश दीजिए, और प्रांतीय जो विधान परिषदें हैं उनकी शक्ति को बढ़ाइए। दूसरा है कि जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन कीजिए। जिला स्तर पर जो आपके अंग्रेजी कलेक्टर होते हैं ना, वो जनता के साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं, तो उस दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन कीजिए। ये दो सुझाव थे गोखले साहब के, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के पक्ष में, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वदेशी के संबंध में गोखले साहब क्या कहते थे? स्वदेशी, वे स्वदेशी मेक इन इंडिया है ना, आज का स्वदेशी क्या है? मेक इन इंडिया, ठीक है। तो स्वदेशी को लेकर के इनके विचार ये थे कि भाई देखिए, अगर स्वदेशी, पहली बात तो ये है कि स्वदेशी को ये एक बहुत ही राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत और एक पवित्र भावना मानते थे स्वदेशी को। और इनका स्पष्ट मानना यह था कि स्वदेशी के माध्यम से सिर्फ जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आएगा, सिर्फ आर्थिक स्थिति में ही सुधार नहीं आएगा, बल्कि आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ में जनता का स्वाभिमान बढ़ेगा, जनता की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, क्लियर है ना। तो ये कहना था कि स्वदेशी की जो भावना है ये राष्ट्र हित की भावना है, राष्ट्र प्रेम की भावना है, एक पवित्र भावना है। इस स्वदेशी की भावना से ही, या स्वदेशी को अपना लेने से जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही साथ में जनता की जो है अन्य पक्षों में भी सुधार आएगा, जैसे कि जनता की आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। जब आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तो जनता में आत्मसम्मान की भावना अपने आप जागृत होगी, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रजातंत्र पर गोखले के विचार। भाई प्रजातंत्र पर गोखले के क्या विचार थे? प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र, है ना। तो गोखले साहब के अनुसार संस्थाओं का संगठन प्रजातांत्रिक होना चाहिए। संस्थाओं का जो संगठन होता है वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। जो संस्थाएं बनी हुई है, जो बन रही है, वो प्रजातांत्रिक हो। तो प्रजातंत्र, जहां भी प्रजातंत्र या लोकतंत्र की बात आए तो फट से समझ जाइएगा कि उसमें जनता की भागीदारी, उसी को हम प्रजातंत्र बोलेंगे। अब संस्था प्रजातंत्र बोला तो संस्था में जनता की भागीदारी, सरकार का प्रजातांत्रिक बोला तो सरकार में जनता की भागीदारी,
याद रखिएगा, है ना। तो यहां पर इनका मानना था कि जो संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं चल रही है, जिन संस्थाओं से शासन संचालित किया जा रहा है, उनका प्रजातांत्रिक होना जरूरी है, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से शासन सत्ता में भारत की जनता भाग ले सके और उन्हें ऐसा प्रशिक्षण भी प्राप्त हो। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने अंग्रेजों से बोल दी कि एक ऐसा प्रशिक्षण उन लोगों को, देखिए पहला तो कि जो संस्थाएं हैं आपकी, शासन की जो संस्थाएं हैं, उसको लोकतांत्रिक बनाइए। जब वो लोकतांत्रिक बनेगी तो उसमें भारत की जनता भाग लेगी, हिस्सा लेगी, और जो लोग उसमें, भारत के लोग जो हिस्सा ले रहे हैं, उनको ऐसा प्रशिक्षण दो कि जब आप लोग चले जाए यहां से, अर्थात अंग्रेज ब्रिटिश शासन जब यहां से खत्म हो, जब प्रांत और केंद्र में भारत का अधिकार हो, तो उस समय यही लोग जो आज आपसे प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये व्यवस्थित रूप से भारतीय शासन का संचालन करने में समर्थ हो। ठीक है ना। तो शासन का उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए इनको। अब कैसे प्रशिक्षण प्राप्त होगा? जब जनता शासन में भाग लेगी। वो जनता शासन में भाग कब लेगी? जब शासन लोकतांत्रिक होगा या प्रजातांत्रिक होगा। क्लियर है ना। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट और शायद आई थिंक लास्ट प्रश्न है ये। गोखले के शिक्षा संबंधी विचार क्या थे? तो यार शिक्षा संबंधी विचार तो बहुत प्यारे थे इनके। जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको निःशुल्क और अनिवार्य बना दीजिए। वो दूसरी बात, जो जनता को आप शिक्षा, उच्च शिक्षा दे रहे हैं, वो थोड़ी औद्योगिक शिक्षा दीजिए, जिससे व्यक्ति कमा भी ले, है ना। तो कृषि और उद्योग दोनों में तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। मेरे ख्याल से दोस्तों ये पूरा चैप्टर सेशन आज का क्लियर होगा आप लोगों को, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेशन हम बाल गंगाधर तिलक जी पर करेंगे। बाल गंगाधर तिलक के भी इसी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी प्रकार के जितने भी विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं, उन विचारों को समझेंगे। इनके द्वारा गठित जो संस्था है, जो संगठन है, उस संगठन को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार से छोटे से सेशन के रूप में दोस्तों वो सेशन भी आपका नेक्स्ट डे कंप्लीटली हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वो जो नए स्टूडेंट है उनको मैं हर सेशन में बता ही रहा हूं, टेलीग्राम को बिल्कुल भी स्किप ना करें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। ये टेलीग्राम ही आपकी नैया पार लगाएगा। याद रखिएगा आप लोग, बीए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर तक आपके साथ में मैं रहूं ना रहूं, ये टेलीग्राम जरूर रहेगा। इस प्लेटफॉर्म पर जो भी आकर के आपको पढ़ाएगा ना, वो अपना सबसे पहले जो लेक्चर कहीं शेयर करेगा तो इसी टेलीग्राम पर करेगा। वो नोट्स भी प्रोवाइड होगी तो टेलीग्राम पर होगी, प्राइवेटली यहाँ कुछ नहीं होता है। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि कुछ लोग हमें पेमेंट कर रहे होंगे और वो साइड में आकर के हमें व्हाट्सएप पर या पर्सनली कॉन्टेक्ट करके हम उनको नोट्स या लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। पूरी तरह हमने प्रोमिस किया कि निःशुल्क है, तो वो पूरी तरह निःशुल्क ही रहने वाला है ये, ठीक है ना। और जो भी रहेगा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रही कंप्लीटली। जो नोट्स एक को हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो सभी को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपसे आग्रह करते हैं कि भाई अगर आपको कंप्लीटली स्टडी करनी है, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है ना, तो पर आइए यहाँ ग्रुप में आकर पढ़ाई कीजिए। यहाँ पर पढ़ाई होगी आपको, टेलीग्राम ग्रुप पर आइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।